हेलो स्टूडेंट्स, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी पार्ट 2 के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। स्टूडेंट्स, हम बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी का पॉलिटिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पेपर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण, पार्ट 2। हम लोग इसका पहले वाला पार्ट कर चुके हैं। राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण में 3 दृष्टिकोण हमारे सिलेबस में हैं। उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच वाला जो टॉपिक था वो हमने पिछले उसमें लेक्चर में कर लिया था। आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं जो कि फंक्शनल अप्रोच या कार्य संबंधी दृष्टिकोण है। रिचर्ड हार्टशॉन ने राजनीतिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजनीतिक भूगोल में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो कार्य संबंधी दृष्टिकोण के नाम से विख्यात है। उसका प्रतिपादन उन्होंने अमेरिकन भूगोलविद्ता परिषद की पत्रिका में किया। इसका मूल आधार था एक क्षेत्र का राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहना। हार्टशॉन ने कार्य संबंधी दृष्टिकोण को निम्नांकित रूप से प्रस्तुत किया है। राज्य की राजनीतिक भूगोल का विश्लेषण, आंतरिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ अ स्टेट, इंटरनल एनालिसिस। राजनीतिक भूगोल की मूल समस्या है राज्य को कार्य के आधार पर प्रस्तुत करना। क्षेत्र, जनसंख्या एवं राजनीतिक इकाई राज्य के अभिन्न अंग हैं। राज्य आंतरिक क्षेत्रों को संगठित करने हेतु नियम बनाता है तथा क्षेत्रों में एकरूपता स्थापित करता है। यद्यपि कुछ अर्थों में जैसे धर्म, शिक्षा अथवा अन्य राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में कुछ क्षेत्रीय असमानता भी स्वीकार कर लेता है। आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ रूपों में जैसे मुद्रा, आर्थिक संस्थान एवं संबंध आदि में एकरूपता रखता है। इसके अतिरिक्त राज्य का सर्व प्रमुख कार्य अपने निवासियों एवं क्षेत्र की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना है। इन सभी विवेचनों में भूगोलवेत्ता क्षेत्रीय विविधता को प्रमुखता देता है। राज्य के कार्य निर्धारण में हार्टशॉन ने 2 तत्वों का प्रमुखता से वर्णन किया। प्रथम, केंद्र से बाहर की ओर शक्तियां एवं द्वितीय, केंद्रवर्ती शक्तियां। तो हम पहले केंद्र से बाहर की ओर शक्तियां, जिनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं, उसको हम करेंगे। भूगोलवेत्ता उन सभी प्राकृतिक अवरोधों से परिचित होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के मध्य की संचार व्यवस्था में बाधक होते हैं। राज्य प्रशासन के लिए संचार व्यवस्था न केवल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संबंध स्थापित करने हेतु आवश्यक है, अपितु केंद्र से सीमावर्ती क्षेत्रों को संयुक्त करने का साधन भी है। इस दिशा में दूरी भी एक बाह्यवर्ती शक्ति के रूप में है। इसका संबंध राज्य के विस्तार एवं आकार से होता है। मानव भी एक अवरोधक के रूप में होता है, जैसे किसी क्षेत्र में मानव का न होना अथवा अत्यधिक कम होना भी एक अवरोध है। इस प्रकार के क्षेत्रों के कारण पृथकता की भावना जागृत होती है। यही कारण है कि महासागर, आर्कटिक का हिममंडित क्षेत्र आदि पृथकता का द्योतक रहे हैं। यदि एक ही राज्य की जनसंख्या में विविधता होती है तो उसका प्रभाव बाह्यवर्ती शक्ति के रूप में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इस दिशा में राज्य के सामाजिक स्वरूप में क्षमता का विकास आवश्यक हो जाता है, अन्यथा राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। राज्य का सामाजिक स्वरूप भाषा, धर्म, शिक्षा, जीवन स्तर, राजनीतिक भावना आदि पर निर्भर करता है। यह सभी तत्व राज्य के लिए बाह्यवर्ती शक्ति के कारक होते हैं। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र में इनका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। यदि एक राज्य का कोई प्रदेश दूसरे देश से संबंध रखता है तो उसका प्रभाव राज्य की सुरक्षा एवं शांति पर पड़ता है। और अब हम दूसरे नंबर की शक्तियां, जिसको कि हम केंद्रवर्ती शक्तियां कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। केंद्रवर्ती शक्तियां या सेंट्रीपिटल फोर्सेस। केंद्र से बाह्यवर्ती शक्तियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में अनेक तथ्य ऐसे कार्यरत रहते हैं
जिनके कारण राज्य में एकरूपता के स्थान पर विविधता का विकास होता है। फलस्वरूप प्रशासन की कुशलता में बाधा पड़ती है, किंतु राज्य में केवल बाह्यवर्ती शक्तियां ही कार्य नहीं करती, अपितु उनके केंद्रवर्ती शक्तियां भी रहती हैं, जिनसे राज्य में एकता बनी रहती है। राज्य के लिए सबसे प्रमुख केंद्रवर्ती शक्ति राज्य का विचार है। प्रत्येक राज्य के अस्तित्व का कारण होता है। राजनीतिक भूगोल में यह विचार नवीन नहीं, अपितु रेडज़ेल तथा अन्य भूगोलवेत्ताओं ने भी इस पर विचार प्रस्तुत किए हैं। राज्य का विचार एक तरह से पेट्रियोटिक फीलिंग है, यानी देशभक्ति की फीलिंग है, जिससे कि आम नागरिक अपने राज्य से जुड़ता है और वो राज्य को अपना मानता है। रेडज़ेल ने राज्य की व्याख्या एक क्षेत्र, एक मानव समूह तथा एक विशिष्ट विचार के पोषक के रूप में की है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि वे राज्य शक्तिशाली होते हैं जहां राज्य के राजनीतिक विचार संपूर्ण राज्य में व्याप्त होते हैं। मैं दोबारा स्टूडेंट्स यही बात आपको समझाना चाहूंगी कि राजनीतिक विचार माने के आम नागरिक अपने आप को देश से बांध के चलता है, यानी अपने आप को देश का समझता है और देश को खुद का समझता है। उसमें ये फीलिंग होती है कि ये देश मेरा है और मैं इस देश के लिए हूं। तो यह विचार जो है वो पूरे राज्य में व्याप्त होते हैं। अतः हार्टशॉन ने यह मत व्यक्त किया है कि राज्य की बाह्यवर्ती शक्तियों से अद्भुत समस्याओं के अध्ययन में पूर्व राज्य के प्रारंभिक राजनीतिक विचार जो संयुक्त शक्ति का कार्य करते हैं का अध्ययन किया जाता है। माउल दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने राज्य विचार का कुछ विस्तार से प्रतिपादन किया। एक राज्य के अस्तित्व हेतु राज्य विचार एक प्रमुख भूमिका रखता है। जब तक राज्य विचार प्रभावशाली होता है, राज्य शक्तिशाली रहता है। जैसे ही राज्य विचार की भावना क्षीण हो जाती है, राज्य की शक्ति में कमी आ जाती है। इसका मतलब यह है जैसे ही देशभक्ति की भावना या अपने देश की भावना की शक्ति में कमी क्षीण होती है, तो देश की शक्ति में कमी आ ही जाती है। यही नहीं, अपितु अनेक बार राज्य में आंतरिक उपद्रव का आरंभ भी हो जाता है। आंतरिक उपद्रव मतलब कि आपस में राज्यों की लड़ाई। हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि कई राज्य अपने आप को देश से अलग करना चाहते हैं और वे अपनी एक स्वतंत्र सत्ता चाहते हैं। सब स्टूडेंट्स को पता है, पंजाब में ऐसा हुआ, असम में हुआ और भी कई राज्यों ने एक अलग देश की मांग की, ये कहते हुए कि हमारी संस्कृति आपसे भिन्न है। तो इसको हम कहते हैं राज्य विचार। तो जब राज्य विचार की भावना क्षीण होती है तो देश में आंतरिक उपद्रव आरंभ हो जाते हैं। राज्य विचार के अध्ययन हेतु राजनीतिक भूगोलवेत्ता को उस प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार राष्ट्र परिकल्पना की भावना से एकत्व का विकास होता है। राज्य भाषा, धर्म या अन्य सामाजिक विशेषताओं के विकास का साधन मात्र नहीं है, अपितु उसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक होता है। जैसे जैसे राज्य के लोगों में परिपक्वता आ जाती है, उनकी राज्य के प्रति राजनीतिक आस्था में वृद्धि होती जाती है। सामान्यतः एक राज्य के निवासी उस सरकार को महत्व देते हैं जो उनके स्वयं के लोगों के द्वारा परिचालित हो, न कि विदेशियों द्वारा। अर्थात राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वयं को राज्य का एक अंग मानने में गौरवान्वित अनुभव करता है। हमारा इतिहास यदि हम देखें तो इसके साथ हम इस उदाहरण के साथ हम अपने आप को एसोसिएट करें कि जब तक अंग्रेजों का शासन भारत में था, तब तक भारतीयों को हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने का कारण ये हुआ कि वो उस सरकार के साथ अपना अपनत्व महसूस नहीं करते थे और वो ये समझते थे कि ये लोग जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे देश के हित में नहीं लेते, बल्कि अपने देश के हित में लेते हैं। यही कारण है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत प्रजा सदैव असंतुष्ट रही और क्रमशः उस शासन तंत्र का विघटन हुआ और स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ। राष्ट्रीयता के विकास होने पर भाषा एवं धर्म की विविधता होते हुए भी राजनीतिक समानता का विकास होता है। जैसा कि स्विट्जरलैंड में 4 भाषा होते हुए भी राजनीतिक विचारधारा में पर्याप्त समानता है। उसी प्रकार अनेक राज्यों में उद्भव क्षेत्र राष्ट्रीय एकता के द्योतक होते हैं, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्वीडन आदि में देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक है
कि वह राज्य के अस्तित्व के कारणों का ज्ञात करे, क्योंकि इसी के द्वारा राज्य में एकता रहती है। सर्वप्रथम उस क्षेत्र का निर्धारण करना होगा जहां यह विचार कार्य रूप में है, तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रधानता, और अंत में राज्य के सभी क्षेत्रों को संयुक्त करने की क्षमता का अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन करना भी आवश्यक है कि राज्य की कानूनी सीमा के अंतर्गत व्याप्त विविधताएं किस प्रकार से राज्य के राजनीतिक स्वरूप एवं आंतरिक संगठन को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कि राज्य के बाह्य कार्यों का विश्लेषण, यानी राज्य, कोई भी देश अपने आंतरिक कार्य तो करता ही है, आंतरिक परिवहन है, इकोनॉमी है, उन सबको तो वो कंट्रोल करता ही है, लेकिन अपने देश के बाहर के कार्य उसके किस प्रकार के होते हैं, उनका विश्लेषण हम अब करते हैं। राजनीतिक भूगोल में राज्य के कार्य संबंधी दृष्टिकोण में हार्टशॉन ने द्वितीय चरण में राज्य के बाहरी कार्यों का अध्ययन सम्मिलित किया है। इसमें राज्य के अन्य राज्यों एवं संगठनों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। इन संबंधों को 4 समूहों अर्थात क्षेत्रीय, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक में विभक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पहला संबंध लेते हैं, जिसको कि हम क्षेत्रीय संबंध कहते हैं, टेरिटोरियल रिलेशंस। इसमें सर्वप्रथम सीमावर्ती देशों के साथ संबंध सम्मिलित किए जाते हैं। प्रत्येक देश की सीमाओं का निर्धारण एवं क्षेत्रीय समायोजन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं तथा यह भौगोलिक अध्ययन में महत्व रखते हैं। सीमाओं के निर्धारण प्रकृति कार्य आदि पर राजनीतिक भूगोल में पर्याप्त कार्य किया गया है। सीमाओं का राज्य के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। सीमाओं की जहां राजनीतिक महत्ता है वहीं आर्थिक भी है, क्योंकि सीमा पर व्यापार हेतु राज्य नियम बनाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि सीमा के बाद यदि हमारा कोई सामान बाहर बिकने के लिए जाता है तो उस पर एक्सपोर्ट रूल लागू होता है, और यदि हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो भी सीमा से ही इंपोर्ट होता है। दूसरा संबंध है आर्थिक संबंध, जिसको कि हम इकोनॉमिक रिलेशंस कहते हैं। राज्यों में विभिन्न वस्तुओं का व्यापार आर्थिक भूगोल के क्षेत्र से संबंध रखता है, किंतु राज्य द्वारा आर्थिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक व्यापार की नीतियों का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है। अधिकांशतः व्यापार उन्हीं देशों के साथ किया जाता है जिनसे राजनीतिक संबंध मित्रतापूर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी साल का यदि हम पिछला भाग देखें तो कोरोना वायरस के फैलने के कारण चाइना बहुत से लोगों को चाइना बहुत ज्यादा सामान बनाता है और बहुत से लोग चाइनीज सामान को यूज करते हैं। इंडिया में भी काफी चाइनीज सामान यूज किया जाता है। तो बहुत से लोगों ने कोरोना के कारण चाइना से अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे, राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे, और वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको बहुत सारे देशों ने इनके एक्सपोर्ट का बहिष्कार किया। तो राजनीतिक संबंधों में यहाँ पर मित्रता कम हुई कोरोना के कारण, इसलिए उनके सामान का हमने बहिष्कार किया। बहुत से देशों ने बहिष्कार किया। अतः राज्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। भूगोलवेत्ता इस अध्ययन में एक राज्य की दूसरे राज्य पर आर्थिक निर्भरता का उसकी स्थिति एवं राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन करता है। आर्थिक आदान प्रदान की क्रिया में राज्य का आकार, विशेषकर जनसंख्या के संदर्भ में, की विशेष भूमिका होती है। साथ ही राजनीतिक संबंधों का आर्थिक संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग होता है। जैसे ही एक देश के दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंध विच्छेद हो जाते हैं, उनके आर्थिक संबंध या व्यापार आदि भी समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि चीन से बहुत सारे देशों ने अपने संबंध या अपने रिलेशंस विड्रॉ कर लिए, उनके साथ सारे आर्थिक संबंध खत्म कर दिए। वर्तमान समय में विदेशी आर्थिक सहायता भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। अब हम तीसरा संबंध करेंगे, जिसको कि हम राजनीतिक संबंध कहते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस। राजनीतिक संबंधों के अंतर्गत मुख्यतः एक राज्य का उसके क्षेत्र से अतिरिक्त भाग पर सफल राजनीतिक नियंत्रण सम्मिलित किया जाता है, जैसे उपनिवेश या नियंत्रित प्रदेश आदि। राजनीतिक संबंधों में राज्यों द्वारा आपसी हितों की रक्षा के लिए किए गए समझौते अथवा संगठन भी शामिल किए जाते हैं। आप लोग
स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत सारे समझौते और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उनके बारे में आप जानते हैं। व्यापार के लिए ये समझौते सब किए जाते हैं, वो राजनीतिक संबंधों में ही आता है। और अब हम अंतिम प्रकार का संबंध, जिसको कि सामरिक संबंध कहते हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, उसको पढ़ते हैं। सामरिक संबंध से अधिकांशतः तात्पर्य है राष्ट्रीय शक्ति जिस पर भूगोलवेत्ता निश्चित रूप से विचार व्यक्त कर सकता है। इसके अंतर्गत उन सभी भौगोलिक तत्वों का समावेश किया जाता है जो राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि राज्य की शक्तिशालिता एक सापेक्षिक तथ्य है और यह भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ राजनीतिक प्रारूप, विदेश नीति आदि अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है। स्विट्जरलैंड की सामरिक स्थिति के कारण ही यह दोनों विश्व युद्धों में प्रभावित रहा और आज भी इसका सामरिकता की दृष्टि से विशेष महत्व है। अतः यह स्पष्ट है कि रिचर्ड हार्टशॉन ने राजनीतिक भूगोल में राज्य का कार्य संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर एक नवीन दिशा प्रदान की, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट उन्होंने हमको दिया। अपने प्रपत्र के अंत में उन्होंने राजनीतिक भूगोल का केंद्रीय विचार संपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता में एक विशिष्ट क्षेत्र अर्थात राजनीतिक इकाई को व्यक्त किया। राजनीतिक भूगोल में जो कार्य हो रहे हैं उनमें उपरोक्त विचारधारा की ही प्रधानता है। वास्तव में राज्य की महत्ता एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में न होकर उसके कार्यों की है जो वह क्षेत्रीय इकाई संपन्न करती है। हार्टशॉन द्वारा प्रतिपादित विचार निसंदेह राजनीतिक भूगोल के अध्ययन को एक सही दिशा प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ अगर टाइपिंग एरर्स हों तो प्लीज़ आप उनको बुक से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग के एरर्स रह ही जाते हैं। आप इस टॉपिक को पढ़ के और इसमें जो भी डाउट्स आपको हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर उनको डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग जब, और इसके बाद मैं आपको कोई असाइनमेंट, अगर मैं असाइनमेंट इसके बाद आपको देती हूँ तो आप उसको सॉल्व करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। थैंक यू।